तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बुंदेलखंड में ब्यूटीशियन के नाम पर एक उल्लेखनीय काम करती हैं। चलिए सीधे मिलते हैं राधा अग्रवाल जी से। नमस्कार राधा जी। राधा जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपने ब्यूटीशियन के मुद्दे पर बुंदेलखंड को खूब सुंदर बनाया है, बुंदेलखंड के सौंदर्य को चमकाया है। हमें आप बताएं, इसकी यात्रा आपकी कहाँ से शुरू हुई? सर, मैंने बिफोर मैरिज, यानी मैंने 19 में मेरी मैरिज हुई 19 दिसंबर में। और बिफोर मैरिज जब मैं स्टडी कर रही थी, मास्टर कर रही थी, तो उस टाइम मेरी सिस्टर ने पार्लर खोला घर में। तो ऐसी इंटरेस्ट, मैंने दीदी के पार्लर में थोड़ा बहुत बैठना स्टार्ट किया और वहीं से मेरा इंटरेस्ट जागा। और फिर जब मैंने मास्टर पूरा की, शादी हुई, यहाँ आकर के जॉब करने का था कि जॉब करूँगी, लेकिन थोड़ा मेरी एजुकेशन, चूँकि रायपुर यूनिवर्सिटी। मायका कहाँ है आपका? हाँ जी, मेरा छत्तीसगढ़ में है। तो मेरी रायपुर रविशंकर यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन थी। तो यहाँ पर इसी से थोड़े से स्टेट का जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना है। इकोनॉमिकल कंडीशन भी घर की बहुत अच्छी नहीं थी, तो और सपोर्टिव हैंड भी चाहिए था उनको। और फिर मैंने सोचा कुछ तो करना ही चाहिए। तो मुझे आया कि क्यों ना मैं जो मैंने शौक से जो चीज़ें सीखी थी उसको ही मैं घर पे ट्राई करती हूँ। तो मैंने घर पे ही छोटा सा एक सैलून अपना बनाया और घर पे ही मैंने अपना पार्लर स्टार्ट किया। और उस टाइम 91 में 92 हो गया था तब तक स्टार्ट करते करते। 92 में वहाँ पर मेरे मराठीपुर क्षेत्र में एक भी पार्लर नहीं थे। तो मेरा सबसे पहला पार्लर था। और तो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि नई चीज़ आई है, लोगों ने देखा। किस नाम से पार्लर खोला था? मेरे नाम, पार्लर का नाम ही नहीं रखा, एक्चुअली काम शुरू कर दिया। लेकिन वो मेरा नाम चूंकि बहुत छोटा सा है, राधा, तो मेरे नाम से ही वो पार्लर का नाम पड़ गया। मतलब मैंने कुछ नामकरण किया नहीं था पहले, लेकिन अपने आप ही वो शुरू हो गया। बोर्ड लगाया, बोर्ड तो मैंने कम से कम 12-13 साल घर में लगाया। और फिर जब पार्लर बहुत अच्छा मेरा चलने लगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे कस्टमर आने लगे, फिर मैंने प्रॉपर एक रूम अच्छे से तैयार करके और फिर उसको पार्लर का नाम दिया, रूप दिया। फिर जब और थोड़ा और आगे प्रोग्रेस की, फिर मार्केट में एक कमलापत नाइट मार्केट में एक मैंने सैलून अपना ओपन किया। वहाँ भी जब बहुत समय हो गया करते करते, और उसके बाद जब लोगों को फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए थी और कुछ नया, कुछ अपडेट चाहिए था, नई टेक्निक चाहिए थी, जो कि मैं किराए की बिल्डिंग में नहीं कर सकती थी। फिर मैंने नीता कॉलोनी में अपना खुद का जो मेरा रेजिडेंस था, तो मैंने अपर स्टूडियो में फिर अपना एक बहुत अच्छा सा पूरा सैलून बनाया 1000 स्क्वायर फुट पे। और वहाँ पर सारी अपडेट पूरी किए और फैसिलिटी पूरे करते हुए, और इस समय आप जहाँ आए हैं वहीं पर हूँ अभी। नीता जी, जैसा कि बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका माना जाता है, क्योंकि आप तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पे आपको पार्लर खोलने के बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? बिल्कुल सही कहा सर आपने। मुझे बहुत खुशी है कि इस टाइम जो लड़कियां पार्लर खोल रही हैं, तो उनको उन सब मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता जो मैंने फेस किए। क्योंकि हमारे टाइम पे पार्लर का सेल्स लोग समझते थे कि सिर्फ एक वो बाल कटने का काम, मैंने इसको सीधे बोलेंगे तो नाउगिरी को बोलते थे उस टाइम, है ना। तो मैं जब यहाँ आई तो मेरा, चूंकि मैं एक ऐसी फैमिली में आई जहाँ पर लोगों को लगता था कि कहीं हमारी इज्जत थोड़ा बाल काटने वाली वही थोड़ा इस टाइप का था। तो हालांकि मेरी खुद की फैमिली में ऐसा इश्यूज नहीं थे, मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थी और हस्बैंड भी जॉब में थे जो कि बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन फैमिली बड़ी थी, बहुत बड़ी, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि कुछ ऐसा तो नहीं कि जैसा काम करोगे कि जिससे परिवार का नाम कम ना हो जाए। तो बहुत समय लगा मुझे उन सबको समझाने में और उनको ये बताने में कि पार्लर का मतलब सिर्फ बाल काटना नहीं होता। और अब तो ब्यूटी के क्षेत्र में तो कटिंग वटिंग का तो कुछ अब ज्यादा इतना इशू नहीं रह गया, अलग अलग सैलून बन गए हैं इन चीजों के लिए। अब तो बहुत सारे काम है कि जो हम बोलते हैं पहले दिन से, अगर कहीं शादी भी होती है तो लड़की दिखने से लेकर के आपकी बहुत घर रस्म तक का सारा काम हम लोगों का ही रहता है पूरा करना। तब तो हमारे बहुत काम बहुत बढ़ गए हैं और इंस्टीट्यूशन भी चलता है, क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन होकर जाते हैं। अब तक आपने कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा लगभग? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे काउंटिंग एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरे को जितना याद है
3 से 4 हजार स्टूडेंट मेरे अब तक रेडी हो चुके हैं, जो कि पार्लर चला रहे हैं, सैलून चला रहे हैं। 3 से 4 यानी आप ब्यूटी वाले क्षेत्र में गुरु हैं। सर गुरु तो कभी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट बन के ही रहना चाहती हूँ। लेकिन उनकी वो जो पार्लर चला रहे हैं, तो वो सब ऐसा जब गुरु पूर्णिमा होती है, जब बहुत सारे फोन आते हैं और शिक्षक दिवस होता है, अभी इन लोगों ने सेलिब्रेट किया शिक्षक दिवस, तो उस समय थोड़ा सा ऐसा फील आता है अंदर से कि हाँ मजा आता है। हाँ सर, अच्छा लगता है कि जब अच्छा मेरे राधा जी एक बात बताइए कि बुंदेलखंड जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया था कि पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ पे कई महिलाएं सजने तो आती हैं, लेकिन उन्हें क्या कराना है वो शब्दों का चयन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो सारे शब्द ज्यादातर अंग्रेजी में होते हैं। तो ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ कि वो कुछ कराने आई थी, जैसे हमारी कुछ ब्यूटी पार्लर से बात हुई, तो वो कहती है, वो आती है कहती है हमें भौहें नचवानी है। सर मुझसे भी आके बोलती थी मुझे ये कटवाना, मतलब आईब्रो की तरफ देख के बोलती थी मुझे ये कटवाना है। अच्छा, नाम नहीं बता पाती? नहीं, फिर उनको समझाती थी कि इसको थ्रेडिंग करना बोलते हैं, आईब्रो सेट करना बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके समझ में आए लोगों को कि हाँ अब तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सीख गए हैं, और अब तो यूट्यूब है और मोबाइल सबके हाथ में है, तो बहुत सारी चीजें अब लोग सीख गए हैं। लेकिन उन दिनों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आपके पास ज्यादा से ज्यादा उम्र की जो महिला आई हो उसका उल्लेख कीजिए, कितनी मतलब? हाँ। जी आई है जी सर, बिल्कुल। मेरे पार्लर में इस टाइम बहुत ही मैं चेंज देख रही हूँ कि एक समय हुआ करता था जब घर की बहुओं को भी बाहर नहीं निकलने देते थे, और आज का टाइम ये होता है कि मेरी एक चेयर में सास फेशियल करा रही होती है, दूसरी चेयर में बहू फेशियल करा रही होती है। तो अब तो अच्छा, ये सोचती है कि बहू ज्यादा चमकी है सास? ये सर दोनों हाथ तो खैर अपनी ईमानदारी से चमकाती हूँ। नहीं सर, बिल्कुल दोनों के लिए बराबर काम करती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि आजकल पहले हम देखते थे कि मूवीज वगैरह में कुछ हीरोइंस वगैरह होती थी जो कि ओवर एज में भी बहुत सुंदर लगती थी, और अब वो चीज अब घर घर में देखने को मिल रही है कि 50+ वाली भी महिलाएं भी आपको लगेगा नहीं कि 50+ वाली है। तो मोस्टली सभी लोग बहुत अवेयरनेस सारी लोगों सबके अंदर सौंदर्य बोध आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सौंदर्य बोध सबके अंदर आ गया, और किसी भी उम्र में लोग अपने को कम नहीं मानते हैं कि मैं अब सास बन गई हूँ या दादी बन गई हूँ तो फिर मेरा रुतबा कम हो गया या मैं कम दिखना चाहूँ। ऐसा नहीं है, लोगों को अगर हाउसवाइफ भी है तो वो भी बहुत ही वेल मेंटेन रहना चाहती है। जी राधा जी, आपके ब्यूटी सौंदर्य काल में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे, एक आध हमारे बंजारा बीट के दर्शकों से शेयर कीजिए। सर पहले जब मैंने स्टार्ट किया था पार्लर, तो उस टाइम मेकअप के लिए अब सैलून में लोग नहीं आते थे, हमको खुद मेकअप करने लोगों के घर जाना पड़ता था, अपना पूरा सब कुछ वेराइटी वगैरह लेकर के उनके घर जाना पड़ता था। तो उन दिनों तो सर जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो मेरे पास कन्वेंस भी नहीं था कुछ भी, और मेरे हस्बैंड की जॉब भी MP गवर्नमेंट में थी, तो मेरी मदर इन थोड़ा पैरालाइज थी, तो कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था मेरे पास में। तो मैं क्या करती थी, जब बाहर मेकअप करने जाती थी तो मैं बाहर से ताला डालकर जाया करती थी, क्योंकि मेरी मदर इन भी थोड़ा सा सेंसलेस थी और बेटी बहुत छोटी थी, तो मैं बाहर से ताला लगा करके चली आती थी, और जब आती थी तभी ताला खोलती थी। तो सर एक बार का बहुत मुझे मतलब मन को छूने वाली बात मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अभी तक याद है कि मैं अपनी बेटी को झूले में सुला करके गई और मेरी मदर इन बगल में लेटी हुई थी, और उसी दिन मेरी बेटी ने खड़ा होना सीखा, उसी दिन सीखा। तो वो झूले में खड़ी हो गई, अब उसका जो वेट था वो वन साइड जा रहा था, वन साइड झूला टेढ़ा हो गया, अब उसने रोना स्टार्ट किया, और मदर इन इतनी अपने आप को कोशिश कर रही होंगी उसको उठाने की, लेकिन वो नहीं उठा पा रही, तो वो भी परेशान और बेटी भी रोए। फिर उनको समझ नहीं आया कुछ क्या करना चाहिए, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू किया मेरी मदर इन ने आके। अब बाहर से पड़ोसी आए, उनको भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बाहर से लॉक था। अब जो ऐसा, अब मेरे पास फोन, उन दिनों फोन भी नहीं चलते थे, या मैं अफोर्डेबल नहीं थी, मोबाइल से नहीं आए थे उन दिनों। तो अब जब मैं 1.5-2 घंटे में मेकअप करके जब घर आई तो मेरे दरवाजे में बहुत भीड़ लगी हुई थी। अच्छा। हाँ, मैंने बोला क्या हो गया, इतनी भीड़ लगी हुई है। तो मेरे आपके पास कजिन्स वगैरह जो मेरे थे, मतलब जो आस पड़ोस में जो कोई चाचा ससुर लगते थे, कोई कुछ इस टाइप से, तो सब लोग बहुत गुस्सा किया मेरे पर, बोले कहाँ चली गई थी तू ताला बंद करके। तो मैंने ताला खोला तो देखा मेरी बेटी रो के बिल्कुल बेहाल, और मेरी सास बिल्कुल लथपथ पसीने से कि तुम ऐसे क्यों चली गई। मुझे फिर बहुत रोना आया, बहुत दुख हुआ, और मैंने बेटी को उठाया। मुझे लगा कि कितनी कठिन परीक्षा मेरे भगवान ले रहे हैं कि मेरे जॉब करना भी जरूरी था। उन दिनों हस्बैंड की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, अब तो खैर देखिए 7वां वेतन आयोग लग गया तो सबका सफिशिएंट सैलरी सबकी हो गई है, लेकिन उन दिनों मेरे साथ इकोनॉमिकल चैलेंज भी था। मतलब मेरी मदर इन लॉ का भी ट्रीटमेंट चलता था, तो उनके लिए भी बहुत सारा पैसा उनकी ट्रीटमेंट में भी लगता था, बच्ची छोटी थी उसको भी देखना, और सब कुछ प्लान करके मेरा कमाना बहुत जरूरी हो गया था, नीड थी। अच्छा, पैसे से मुझे आपको मैं रोकना पड़ रहा है, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास ग्रामीण अंचल से महिलाएं ज्यादा आती हैं
और वो चाहती हैं काम भी अच्छा हो और मूल्य भी कम चुकाना पड़े, तब वो आपसे कैसे मोल भाव करती हैं? सर पहले तो बहुत करते थे, पहले तो ये समझिए कैटेगरी बना दी थी कि तुम इसकी बहू हो, उसकी बेटी हो, तो अच्छा, रिश्तेदारी निकाल के कंसेशन रिश्तेदारी निकाल लेते थे पहले तो बहुत ज्यादा। अभी भी चलता है, लेकिन मैं खुद ही सर, मेरा खुद का, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्ट्रगल देखा है। मेरे फादर नहीं थे, बहुत कम एज में फादर चले गए थे, तो मैंने उधर भी स्ट्रगल भी किया है, इधर भी आके स्ट्रगल किया। तो मैं खुद ही मैं देखती हूँ जो एफोर्डेबल नहीं है, जो बंदा अगर या जो भी लड़की तो एफोर्डेबल नहीं है, तो मैं खुद से ही उसको, मैं खुद से ही उसके लिए कभी कभी तो बिल्कुल ही माफ कर देती हूँ, पैसे ही नहीं लेती हूँ, बिल्कुल उसका मेकअप फ्री में कर देती हूँ, पूरा काम फ्री में कर देती हूँ। एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ में कि एक बच्ची आई, उससे बोला कि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है मैम, मेरे लिए सब फ्री में कर दीजिए। मैंने उसको फ्री में किया। कोइंसिडेंस 2-3 दिन बाद उसके रिलेटिव उस मेरे पार्लर में, तो मैंने उसको फोटोग्राफ दिखाई कि बच्ची का मेकअप किया था। अभी इसके पापा तो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। अच्छा, वो आपका दुरुपयोग करके चली गई? तब आपको कैसा लगा? हाँ मुझे, लेकिन बस ये चीज लगी कि कोई बात नहीं, धोखा उसने दिया, मैंने तो नहीं दिया। अगले बार आएगी अगर वो, तो आप कुछ उसको बिगाड़ेंगी उसका? नहीं सर मैं उसको बोलूंगी भी नहीं, बताऊंगी भी नहीं कि मुझे पता है। अच्छा राधा जी, आपका एक पक्ष अगर ब्यूटी पार्लर से जुड़ता है तो दूसरा आपका समाज सेवा से भी जुड़ता है। मुझे उसके बारे में बताइए कि क्या आप समाज सेवा को किस ढंग से मैनेज करती हैं? सर समाज सेवा के नाम पे मैं कोई एनजीओ से तो जुड़ी नहीं होंगी, कोई भी ऐसी जिसका मैं उल्लेख कर सकूं या बता सकूं कि मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ। लेकिन वैसे अगर मतलब नोटिसेबल ना हो, यानी दिखने वाली चीज ना हो, जो विजिबल ना हो, मतलब मेरी जो इनडायरेक्टली जो मैंने किया है, तो इनडायरेक्टली मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस हर बंदे की मदद करूँ जो जरूरतमंद हो। जरूरी नहीं है कि फोटो निकाली जाए। नहीं सर, फोटो ना ही निकाली जाए तो बेहतर है, क्योंकि आमतौर पे आजकल देखा गया है कि जितनी भी सोशल विंग्स में लोग आ गए हैं, वो पहले मीडिया को कॉल करते हैं, फोटो निकलवाते हैं, फिर आगे काम करते हैं। नहीं सर, ये तो नहीं किया है अभी। इस तरह से कभी मुझे नहीं अच्छा लगता करना कि कुछ करते ऐसे करते हैं लोग। हाँ सर करते हैं। अभी मुझे भी, जब मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ी तो मुझे भी करना पड़ा, जब उनके साथ गई, कभी कपड़े बांटने सर्दियों में, कभी कुछ तो फोटोग्राफर बड़े बड़े होते थे, तो मुझे भी फोटो खिंचवानी पड़ी वहां जा करके, और मेरी भी सोशल मीडिया में कुछ फोटो डाली कपड़े वपड़े बांटते समय। लेकिन वो मेरी पर्सनल नहीं है सर, वो मेरी ग्रुप में है। लेकिन पर्सनल में जो भी करती हूँ वो कोई भी ऐसा सोशल मीडिया में नहीं रहता है मुझे। राधा जी के और ऐसे कौन से शौक हैं जो किसी को पता ही नहीं? सर मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। जी सुनना भी अच्छा लगता है, और मैं विशारद भी हूँ संगीत से, गाना भी अच्छा लगता है। गाती भी हैं? हाँ सर गाती भी हूँ, लेकिन ऐसा अब थायराइड हो गया तो थोड़ा सा गला खराब है इन दिनों, तो नहीं अच्छा गा पाती हूँ। बट संगीत का बहुत शौक था, और उसको शौक को पूरा करने के लिए आकाशवाणी में रही। लोग कहते हैं मेरी आवाज अच्छी है और अच्छी एंकर, हाँ एंकरिंग का मुझे बहुत शौक है सर, एंकर में बहुत अच्छी हूँ। अगर आप भी मुझे कोई स्टेज देते हैं तो आप भी समझिए कि 3 से 4 आवर तक मैं बिना किसी तैयारी के मैं स्टेज संभाल सकती हूँ, मतलब एंकर बहुत अच्छी है। इसके अलावा और भी ऐसे शौक जो आपके मन में है कि होना चाहिए थे लेकिन हम कर नहीं पाए? जी सर, वर्ल्ड टूर बहुत शौक है। कहाँ जाना चाहती हैं? अभी तो ज्यादा नहीं, बस 4 या 5 कंट्री हुई है सर, अभी 5 कंट्री हो गई है मेरी अभी। बट मैं जब भी, अगर मेरा बेटा जब अच्छा कमाएगा और मेरे बेटे का भी शौक है, तो मुझे वर्ल्ड टूर जरूर कराएगा, वो कहता है मुझसे कराएगा जरूर। लेकिन इंतजार करें आप बेटे की तरफ से। वो कराएगा जरूर वर्ल्ड टूर, मुझे कहता है कि मैं आपको वर्ल्ड टूर जरूर कराऊंगा। मुझे शौक है अधिक से अधिक जगह जाने का, घूमने का शौक है मुझे। हिंदुस्तान में आप कहाँ घूमे? मोस्टली पूरा दक्षिण पूरा देखा है, केरला वगैरह, रामेश्वरम वगैरह सारा कुछ देखा है, और आपका पंजाब भी पूरा देखा हुआ है लगभग। सबसे अच्छा आपको कहाँ लगा हिंदुस्तान में? जी सबसे अच्छा मुझे केरला में लगा। केरला में क्या है? केरला में लोग सच्चे बहुत है, उधर पे फ्रॉड नहीं है, ये है सर। और बाकी जगह जैसे जाएंगे तो फ्रॉड बहुत ज्यादा है, ये बात है। तो अच्छा लगा मुझे। राधा जी इसके अलावा पॉलिटिकल विंग में भी हैं, व्यापार मंडल की से भी जुड़ी हुई हैं, तो किस पद पे आप हैं? हाँ जी, मैं महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष हूँ भवानीपुर में। जी अब मेरे को 2 साल हो गए सर। 2 साल से लगातार हैं? ये 5 ईयर की पोस्ट होती है। अच्छा, तो मुझे 2 ईयर हो गया सर। राधा जी आप इन दिनों किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और उस पर क्या आपका कार्य करने का तरीका होता है? व्यापार मंडल का तो सर मैंने आपको बताया ही है, और व्यापार मंडल में हमारा ये काम होता है कि अगर किसी भी महिला को अगर पैसों की भी अगर जरूरत है, बैंक से लोन नहीं जल्दी पास हो पा रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कुछ लोग मिलकर चैरिटी करके उसका व्यापार शुरू करवा दें। और अगर वो जिस टाइप का व्यापार करना चाहती है तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह की भी व्यवस्था, कोई सिलाई करना चाहती है तो ट्रेनिंग सिलाई की दिलवा दे, पार्लर का करना चाहती है तो मैं उनका पुनर्वास जी एक बार कोशिश करते हैं।
और अभी मैंने रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन किया है अभी सर। तो मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिलाध्यक्ष हूँ सर। बताइए। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो उसमें भी सर मेरा यही काम है कि अगर कहीं किसी महिला के साथ कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कभी पता नहीं चल पाता हमको कि किसी के साथ क्या गलत हो रहा है, तो अगर इस तरह का कहीं कुछ भी मुझे पता चलता है कि कोई महिला वो भी एक वायलेंस, अगर कोई महिला काम करना चाहती है तो उसको घर से अलाउ नहीं है, वो भी वायलेंस। तो मुझे लगता है कि ये भी गलत है कि अगर कोई डिजर्व करती है काम करने के लिए कोई महिला, तो उसको क्यों नहीं करने दिया जाता। तो ये भी मुझे लगता है इस विषय में भी मुझे काम करना है, और मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि समाज की हर महिला आगे बढ़े और अर्निंग भी करे, अच्छे से अपना परिवार भी चलाए और अपने बच्चों की परवरिश करते हुए अपनी एक आइडेंटिटी बनाए समाज में। मेरी बहुत इच्छा है कि जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जब पैदा हुई तो पिता का नाम, और शादी हुई तो पति का, और बड़े हुई तो बेटे का नाम, तो मुझे लगता है कि इन सबके साथ साथ ये भी ठीक है, होना चाहिए, बट मेरी अपनी भी एक आइडेंटिटी समाज में वो ऐसा है, हर महिला को सोचना चाहिए और हर महिला को करना चाहिए इस विषय में काम, कि लोग उसको उसके नाम से जाने। तो मैं चाहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है। राधा जी, एक सवाल मेरे मन में आया है कि आप ब्यूटिशियन भी हैं, आप सोशल विंग में भी हैं, आप राजनीतिक विंग में भी हैं, कौन सा पदार्थ खाती हैं जो इतनी ऊर्जा आती है? सर आज से कुछ नहीं खाया है लेकिन मैं मोस्टली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो चावल मेरी सबसे पहले पसंद है, तो चावल ही। चावल में इतनी ताकत होती है? हाँ सर, चावल चावल अच्छा लगता है सर खाना, चावल। हाँ सर, चावल ताकत होती है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है ये, तो चावल पसंद है मुझे बहुत ज्यादा। और राधा जी, हमारा जो बंजारा बीट चैनल है ये इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, ये न्यूज बैंक नहीं है। हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से नई बेटियों को, युवा बेटियों को जो सजने के लिए तैयार खड़ी हैं, उन बेटियों को क्या ऐसी ब्यूटी टिप्स देंगी जो उनको अच्छा लगे? सर आजकल एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बेटियां सिर्फ हाई एजुकेशन के बाहर चली जाती हैं, हॉस्टल्स में पढ़ते हैं बच्चे, और मोस्टली पीजी में रह करके, तो वो इन चीजों के टच में थोड़ा कम रह पाते हैं, कि जैसे साड़ी ड्रेस साड़ी पहनना या कुछ इस टाइप का, तो खुद का तो केयरिंग कर लेंगे, लेकिन आफ्टर मैरिज मेकअप वगैरह, टिप्स वगैरह ये थोड़े कम जानते हैं। तो उसके लिए हमने कोर्स भी चलाए हुए हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, और आफ्टर मैरिज वेडिंग आप कुछ अगर कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहते हो, 3 डेज की क्लास, 2 डेज की क्लास भी ऐसे हमने रखी हुई है, जिसमें लड़कियां आकर के अपने खुद के सेल्फ मेकअप के लिए 2 डेज की क्लास भी ले सकती है, उससे उनको बहुत ही अच्छा फील होगा। और मुझे लगता है कि कोई कितने भी बड़े पद पे हो, लेकिन उसको अपना सेल्फ जो एक होता है कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वो परफेक्ट रूप से तैयार होती है। अच्छा, आप किस भगवान को बहुत ज्यादा मानती हैं? सर मैं निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई हूँ, और तो भगवान के नाम पे तो मुझे लगता है कि गॉड इज वन, ही इज लव। अगर गॉड आपको किसी भी रूप में मिल जाए और आपसे कहें कि 2 वरदान देने को वो तैयार हैं, तो क्या मांगेंगे? मुश्किल तो सवाल है सर। असल में देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रही हूँ, तो पहला तो मैं ये मांगूंगी कि संसार से जो हिंसा है वो बंद हो जाए, मतलब जो छोटे मोटे जीव से लेकर बड़े इंसान तक जो लोग मिनटों में ऐसे खत्म कर देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए। ईश्वर से मैं यही मांगूंगी कि मैं उसका एक आपको वाक्य भी सुना रही हूँ कि मेरा बेटा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ता था, तो वहाँ गुरु देवता का मंदिर है, बहुत फेमस है, सब जानते हैं गुरु देवता का मंदिर। वहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, और वहाँ पर घंटी वाला मंदिर भी बोलते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक घंटी बांधी जाती है और साथ में एक पर्ची डालते हैं लिख करके, आपकी जो भी विशेष होती है वो बोलते हैं 7 ईयर के अंदर वो पूरी हो जाती है। तो मैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मुझे एक ही करके बहुत सारी पर्चियाँ मिलती गई, ये लोग बांधते जा रहे थे, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी एक पर्ची बांधूं, कुछ लिख करके बांधूं। और जैसे ही मैं मंदिर में ऊपर पहुंची तो उसी वक्त उनका जो एक जब शादी करके लोग आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग जो होते हैं, तो उनमें से किसी की शादी हुई होगी, तो उसी वक्त एक बकरे की बलि चढ़ाई वहां पर तुरंत ही लोगों ने। तो मैंने वो देख लिया, तो मैंने उसी समय पर्ची में तुरंत लिखा कि पशु बलि बंद की जाए यहाँ से। और मैंने ये भी संकल्प किया कि जिस दिन यहाँ पर पशु बलि बंद हो जाएगी मैं तभी आऊंगी अपनी बार। नहीं सर, अभी बंद नहीं हुई। तो मेरा बस यही ईश्वर से मैं अगर मांगूंगी तो पहला तो ये कि वायलेंस, किसी चीटी को भी मारने का हक हमें नहीं है किसी को, क्योंकि वो पहला परमात्मा ने किया है, तो मारने वाले हम कौन होते हैं। तो पहले तो मेरे ये कि किसी भी चीटी को भी मारने का मुझे नहीं है और किसी को भी मारना नहीं चाहिए, है ना। एक तो मेरा ये रहेगा। दूसरे एक मैं मांगूंगी कि जो हमारे जो ऊंच नीच की जो दीवार खड़ी कर दी गई है कि कोई एक वर्ग में ब्राह्मण की तुम बनिया, कि तुम छोटे, कि तुम बड़े,
इसको भी मैं खत्म करना चाहती हूँ सर। मुझे लगता है कि जब हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है तब तो हम किसी का नहीं देखते कि किसका ब्लड है, और जब खाना खाने की बात आती है तो हम कहते हैं तेरी रोटी है मेरी रोटी। तो मुझे लगता है ये जातिवाद और ये सब खत्म होना चाहिए समाज से। राधा जी, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? क्या आप कुछ नया करना चाहती हैं? हाँ सर, मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मेरे ऊपर एक कर्ज है कि मैंने बहुत सारी हवा ली है, ऑक्सीजन वगैरह बहुत लिया हुआ है। मुझे लगता है कुछ प्लांट वगैरह लगाना है, तो मैं नर्सरी बनाना चाहती हूँ सर एक बहुत अच्छी। तो मे बी नर्सरी में विद इन 1 ईयर नर्सरी का अच्छा बनाऊंगी, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जितना कुछ लिया है इतने सालों में प्रकृति से, वो मुझे प्रकृति को लौटाना है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को डेथ के पहले कुछ पेड़ लगाना चाहिए, तो वो मैं जरूर करूँगी सर। एक बहुत सारे पेड़ लगा के नर्सरी तैयार करूंगी। और दूसरा एक NGO तैयार करना चाहती हूँ, जहाँ पर जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पाती है सीखने के लिए, कोर्स करने के लिए, उन सबको मैं फ्री में सरकार की योजना के तहत सिखा सकूँ। इसलिए मैं फ्री सर्विस देने को तैयार हूँ सर। एक आखिरी सवाल, जी सर। राधा जी को अगर दोबारा जन्म मिले जी सर। तो क्या वो ऐसी ही राधा बन के आएंगी और या फिर और कुछ उसमें इजाफा करके? जवाब दूंगी आपको सर। एक्चुअली क्या है कि मेरा नाम सच में राधा है और मेरे हस्बैंड का सच में कृष्ण है। कृष्ण मुरारी उनका पूरा नाम है, और कोइंसिडेंस हम लोग का एक ही नाम है दोनों का, उनका भी एक है मेरा एक है। लेकिन बदलाव क्या हुआ कि वो गोरे और मैं सांवली हूँ। लेकिन अगले जन्म में अगर मैं पैदा हुई तो मैं बोलूंगी मुझे गोरा बनाना, उनको सांवला बनाना। मैं भी गोरा बना देंगी तो क्या दिक्कत है? क्योंकि मुझे ना सुनना बहुत पड़ता है सर। सब कहते हैं कि राधा कृष्ण की जोड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कलर बदल गया। तो मुझे लगता है कि अगले जन्म में मैं गोरी हो जाऊँ, उनका सांवला कलर। ये मजेदार सर, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैंने ऐसी बोला आपको। तो ये थी राधा अग्रवाल जो अपने दिल की बात हंसते हंसाते हमें बता रही थी। राधा जी, जैसा आपने बताया था कि आपका संगीत में भी रुझान है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाइए। सर मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, उनका अच्छा नहीं गा पाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा 2 लाइन सुना देती हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।